हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं अप्रैल से पहले पहले करंट अफेयर्स की जब मैगज़ीन आ जाएगी घटनासार वार्षिकी 2023, आप लोग देख सकते हैं घटनासार वार्षिकी 2023, जो कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है कि इससे फंसने के चांसेस होते हैं। लगभग जो आपके करंट अफेयर्स के 25 से 30 प्रश्न आते हैं, अगर आप लोग इसको ढंग से कवर कर लेते हैं, मेरे साथ जो है कि सारी चीज़ों को समझ लेते हैं, और इस पर जो है कि मैं एमसीक्यूज़ भी फिर बनाऊंगा करंट अफेयर्स के करीब करीब 500 एमसीक्यूज़ होंगे, और उसको अगर ढंग से कवर करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपको इन्हीं सब वीडियो से मिल जाएंगे, आपको कहीं भी अलग भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे घटनासार करंट अफेयर्स वार्षिकी जो कि 2023 आ चुकी है। और इसमें अगर आप गौर करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि निर्मला सीतारमण जी हमारी दिख रही हैं, जो कि इन्होंने क्या किया, यूनियन बजट 2023 इसमें दिख रहा है, और साथ ही साथ इसमें आपको यूपी बजट भी दिखेगा 2023, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि मुझे ये मैगज़ीन सबसे अच्छी लगती है। और मैंने आपको स्ट्रैटेजी वाली अपनी जो वीडियो थी लाइव सेशन, उसमें भी इसी मैगज़ीन का जिक्र किया था कि मैं इसका पढ़ रहा था। तो वार्षिकी जब आ गई है तो मैं अब चाहूँगा कि आप लोगों तक भी ये क्लास पहुँचे, और हम लोग इसे 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। और इस पे जितने भी प्रश्न बन सकते हैं अलग अलग तरीके से घुमा के और लैंग्वेज बदल के, वो सारे प्रश्न मैं तैयार करूँगा, लगभग 500 एमसीक्यूज़, और फिर उस पर भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी तो पहले हम लोग वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से पूरी घटनासार को कंप्लीट करेंगे, फिर उस पर हम लोग 500 क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ करेंगे। और आप लोगों ने अगर इतना कर लिया ना दोस्तों, तो आपके 20 से 25 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, मैं वादा कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपको यहीं से यहीं मिल जाएंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या क्या दिया हुआ है। अगर हम लोग पहले इसका एक इंडेक्स देख लेते हैं, और पहले आप तो ये भी देखिए कि अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 यानी कि पूरे एक वर्ष का इसमें करंट अफेयर्स शामिल है, क्योंकि पिछली साल जो प्रीलिम्स का पेपर हुआ जून में, उसके पहले ही ले रहा है 2 महीने का, और अभी जो अप्रैल, आप ये भी देखिएगा पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे ट्रेंड कि एग्ज़ाम से 3 महीने का पहले ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछता है। अगर मैं कहूँ मई में एग्ज़ाम है तो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसमें ये टॉपिक हैं आपके अपडेटेड सार संग्रह, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, उत्तर प्रदेश और समसामयिकी। तो पहले हम इन पांचों सेगमेंट को कवर करेंगे, और फिर इन्हीं का सारा पॉइंट छोटा छोटा बुलेटिन, एक जो वन लाइनर बन जाता है अद्यतन में, इसको हम लोग लास्ट में रिवीजन करेंगे ताकि ये पूरी तरीके से रिवाइज हो जाए। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। तो ये है आपकी राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी, और हमारा पहला टॉपिक होगा वर्ष 2022 में भारत में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 3167। तो आइए इसको जूम कर लेते हैं, और ताकि आपको पूरा क्लियर दिखे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग पहला टॉपिक, वर्ष 2022 में भारत की बाघों की संख्या 3167 हो गई है। पहले तो आप ये लोग जान लीजिए कि इससे पहले जो जनगणना हुई थी इनकी, वो 2018 में हुई थी, और उससे पहले हुई थी 2014 में। ये प्रत्येक 4 वर्षों पर, कितने वर्षों पर, प्रत्येक 4 वर्षों पर जो बाघों की जनगणना होती है। तो 2018 के डाटा के अनुसार 2967 थे, और वर्तमान में जो 2022 के आंकड़े आए हैं उसमें बताया गया कि 3167 हुए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को अंदर हम लोग समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष, अब बात आती है कि प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब हुआ दोस्तों, तो ये हुआ था आपके 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था। कई बार ये मिलान करने के लिए पूछा जाता है आपसे प्रश्न। तो 1973 की 50वीं वर्षगांठ थी, जो कि 2023 में, और कर्नाटक के मैसूर में आयोजित एक कार्यक्रम में बाघों की संख्या का नया आंकड़ा जारी किया मोदी जी के द्वारा, और 2022 में देश में बाघों की जो संख्या थी वो बढ़कर 3167 हो गई है। अर्थात 2018 में जो ये संख्या 2967 थी, अब उसमें लगभग 200 टाइगरों की वृद्धि देखने को मिली, और संख्या बढ़कर हो गई 3167। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि यह हमारे लिए गर्व की बात है कि एक तरफ हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूरे किए, और वहीं दुनिया भर में जितने भी टाइगर हैं उसके लगभग भारत में 75% टाइगर पाए जा रहे हैं। यानी दोनों ही चीज़ों का बड़ा अच्छा संयोग देखने को मिला कि आज़ादी भी 75 वर्ष हो गई, और भारत में जो बाघ हैं वो दुनिया के 75% हमारे ही यहाँ पाए जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी एक संयोग की बात मोदी जी ने यहाँ पर बताई। और इस तरीके से हम देखेंगे कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी कि WWF के अनुसार दुनिया भर में टोटल 3890 बाघ ही हैं, और जिनमें भी बाघ की गणना जो हमारे पिछले 4 वर्षों में बाघों की जो संख्या थी उसमें 200 की वृद्धि हुई। यानी हमारे यहाँ वर्तमान में कितने हो गए, 3167, और ये 4 वर्षों पे होती है जनगणना, ये मैंने आपको बताया भी था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की,
जो BCA क्या है यहाँ पर, ये लिखा हुआ है IBCA। आपको पता होना चाहिए कि जो टाइगर्स होते हैं, जो बाघ होते हैं, हम उन्हें बिग कैट के रूप में भी जानते हैं। तो बिग कैट यानी बड़ी बिल्ली, क्योंकि बिल्ली की ही जो कि प्रजाति वगैरह इन सबको माना जाता है। तो बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है और इसमें वे देश शामिल हैं जहाँ पर बिग कैट प्रजाति के बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, पूमा, जगुआर और चीता पाए जाते हैं। अब इसमें आप छोटी कैट को मत शामिल कर दीजिएगा, बिल्ली को, इसमें बिग कैट की बात होती है और यह संगठन इनका संरक्षण करेगा। तो इसकी भी एक नई पहल शुरू हुई है यहाँ पर। और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने अमृतकाल का टाइगर विजन नाम की एक पुस्तिका का भी विमोचन किया है, क्योंकि यह हमारी आज़ादी का अमृतकाल चल रहा है और इसमें टाइगरों को सुरक्षित रखने के लिए एक विज़न जो तैयार होगा, तो इसलिए एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसमें अगले 25 वर्ष में बाघ संरक्षण के लक्ष्य रखे गए हैं। उन्होंने कहा, भारत एकमात्र देश है जहां एशियाई शेर मिलते हैं। और एशियाई शेर आपको कहां देखने को मिलते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है आपका? गुजरात में। यही एकमात्र ऐसा देश है जिसमें एशियाई शेर देखने को मिलते हैं। उनकी संख्या 2015 में 525 से बढ़कर 2020 में 675 हो गई। 4 साल में तेंदुए 60% बढ़ गए। और ये पूरा का पूरा जो है कि आंकड़ा जब काउंट होता है 3167, तो इसमें हर प्रजाति के जो बिग कैट्स हैं वो सारे के सारे इसमें शामिल किए जाते हैं। वर्ष 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 54 हो गई है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो बाघ हैं, या यूँ कहें कि टाइगर स्टेट जिसको बोला जाता है, वो मध्य प्रदेश का 526 टाइगर यहाँ पर हैं। सेकंड नंबर पे कर्नाटक आता है 524 और उत्तराखंड आते हैं थर्ड नंबर पे 442। अब आप लोग को ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि हमारे यूपी में कितने टाइगर रिजर्व हैं। और एक जानकारी और ले लीजिए कि जो 54वां टाइगर रिजर्व है वो कोई और नहीं, वो हमारे यूपी का ही है, रानीपुर अभ्यारण्य। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि चित्रकूट में बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक टॉपिक को हमने डिटेल से कवर किया। इसमें हमने प्रोजेक्ट टाइगर की तिथि देख ली, और जो एशियाई टाइगर का रिजर्व संरक्षण केंद्र कौन सा है, 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, और किन स्टेट में जो है कि कहाँ कहाँ पे जितने टाइगर मिलते हैं। अगर हम बात कर लें मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, इन तीनों की ही संख्या को मिला दिया जाए तो लगभग 50% बाघ तो आपको इन्हीं तीनों राज्य में मिल जाते हैं। आप जोड़ भी सकते हैं कि लगभग ये संख्या जो होगी 526, 524 और 442, तो ये संख्या हो जाएगी आपकी जोड़ने पे 1492, जो लगभग अगर आप देखेंगे तो पहुंच जाती है किसके? 3167 के आधे पे या लगभग पहुंच जाती है। तो इन तीनों राज्यों का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसमें। और आगे हम देखते हैं कि वर्तमान में देश के कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, जिसके अंतर्गत पूरे भारत का 75,000 वर्ग किलोमीटर जंगल का एरिया आता है। यानी पूरे भारत का जितना भूभाग है उसमें 2.4% केवल इन्हीं के लिए रिजर्व हो जाता है। कितना? 2.4%। और आपको बता दूं कि देखिए ये भी एक संयोग है कि जो 2.4% हमारे पूरे भारत के क्षेत्रफल का टाइगर कवर करते हैं, उतना ही हमारा पूरा भारत का जो क्षेत्रफल है 32 लाख करके जो हम लोग पढ़ते हैं, वो पूरी दुनिया का 2.4 क्षेत्रफल भी यहीं पर है। बाघ की गणना के दौरान 30,080 विशिष्ट बाघों की तस्वीरें ली गई हैं और 2018 की गणना में 2697 बाघ कैमरा ट्रैप में दर्ज किए गए थे। बाघों की विशिष्ट पहचान उनके कोड पैटर्न यानी धारियों से होती है। इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर का एक प्रयोग किया जाता है और इस सॉफ्टवेयर का नाम जो होता है एम स्ट्रिप्स होता है। क्या होता है इस सॉफ्टवेयर का नाम? एम स्ट्रिप्स। ये आपने अक्सर सुना होगा, ये चर्चा में रहता भी है। इन्हीं के आधार पर बाघों की कुल आबादी कम से कम 3167 होने का आकलन वैज्ञानिक तौर पर स्थापित मानकों से दिया गया है। ताज़ा गणना के अनुसार 6.4 लाख किलोमीटर क्षेत्र का पैदल सर्वे हुआ और ये मानव दिवस लगाया गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है इतना। और साथ ही साथ इन सभी आंकड़ों के आधार पर इसे दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वे माना जा रहा है। 2018 में 646 के मुकाबले शिवालिक पर्वतमाला और गंगा के मैदानों में 2022 में बाघों की संख्या 804 दर्ज हुई है। यानी देख सकते हो कि यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलती है। तो आइए अब हम और भी जानकारी इसकी कलेक्ट करते हैं यहाँ पे, अगर होगी तो। जी बिल्कुल है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश और हिमाचल के कई नए क्षेत्रों में बाघ देखने को मिले हैं। इसमें यूपी का शिवालिक वन मंडल अहम माना जाता है। कहाँ का? यूपी का शिवालिक वन मंडल। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती के सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में बाघों को ज़्यादा संरक्षण की जरूरत मानी गई है। यानी यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। तो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य इन सभी क्षेत्रों से संबंधित है। और हम देखते हैं IBCA क्या है यह। तो इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस की शुरुआत हुई है। मोदी जी ने 9 अप्रैल को ही मैसूर से IBCA की शुभारंभ किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है IBCA की फुल फॉर्म या जो है कि किस प्रोजेक्ट के दौरान इसको शुरू किया गया, लॉन्च किया गया, किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए।
जुलाई 2019 में पीएम मोदी ने पूरी दुनिया से आग्रह किया था कि एशिया में अवैध शिकार और वन्य जीवों से जुड़े अवैध कारोबार रोकने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाएं, और इसी के तहत आईबीसीए बना है। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत यहाँ पर हो गई। इसमें मुख्य रूप से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और पूमा का संरक्षण होगा। इनमें से पहले 5 विडाल वंशी भारत में हैं। जगुआर व पूमा दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका में मिलते हैं, और आईबीसीए में वैज्ञानिक तौर तरीकों से इनका संरक्षण होगा। सभी संबंधित देशों को तकनीकी मदद की जाएगी और 97 देश आईबीसीए का हिस्सा होंगे। अगला टॉपिक है हमारा, देश के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेटर इसको कहा जाता है। भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक के रूप में जो 31 मार्च 2023 में प्रदान किए गए। 2022-23 में उच्चतम जीआई पंजीकरण का रिकॉर्ड रहा है, जिसमें बिहार में 1 और यूपी में 10। अभी हाल ही में कितने जीआई टैग दिए गए? उत्तर प्रदेश को 10 दिए गए हैं। बाकी अलग अलग स्टेट के बारे में दिया हुआ जानकारी तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वर्तमान में भारत में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर कितनी होगी? 465। तो ये कहा जा सकता है कि मार्च 2023 यानी कि ये जो है मार्च 2023 यानी 31 मार्च तक का जो अगर आंकड़ा देखें तो भारत में 465 प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग प्राप्त किया गया है। और ये कौन देता है जीआई टैग? तो जीआई टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। जीआई टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए थे। तो ये अधिनियम 1999 का है। भारत में जो पहला जीआई टैग मिला था वो दार्जिलिंग चाय को मिला था, जो कि पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया था, क्योंकि दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में आता है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो बनारसी पान और सुपारी, बनारस लंगड़ा आम और वाराणसी शहर के रामनगर भंता यानी कि जो भंटा कहा जाता है बैंगन के साथ साथ आदम चीनी चावल जो चंदौली का है, अलीगढ़ ताला, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सज्जर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस हींग को जीआई टैग दिया गया। आप सभी के घर में जो माताएं बहनें खाना बनाती हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो बता देंगे कि हाथरस की हींग बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत अच्छी सुगंधित खुशबू आती है। हालांकि अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने जीआई टैग मिल चुके हैं, तो उत्तर प्रदेश को टोटल अभी तक 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, जिसमें सबसे अधिक जो है कि वाराणसी के हैं, 20 लगभग हैं। आगे देखते हैं, कुछ तमिलनाडु के भी कुछ प्रोडक्ट हैं, तो इनको यहाँ पर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नाम भी इतने खतरनाक है कि आपको याद भी नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे रामबन सुलाई शहद, रामबन अनारदाना और बसोहली पेंटिंग सहित जम्मू कश्मीर के भी 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। वहीं इसके साथ बिहार के मरचा चावल यानी मिर्च चावल जिसे कहा जाता है, तो बिहार का ये इम्पॉर्टेंट है, 1 जीआई टैग है। मध्य प्रदेश के रीवा के सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ की नगरी दुबराज चावल और लद्दाख के सिंकोस को भी जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। तो आगे देखते हैं हम और भी जो डिटेल्स हैं, यहाँ पे नीचे एक तालिका दी जा रही है। तो हमें सबसे पहले देखना है, बिहार का देखेंगे तो मरचा चावल हो जाएगा। लेकिन अगर यूपी की बात करें तो यूपी को आप देख लीजिए कि बनारसी पान, बनारसी लंगड़ा आम, रामनगर भंटा जो है ये भी बनारस में ही आता है। रामनगर का एक किला बहुत फेमस है यहाँ पे। और आदम चीनी चावल यह कहाँ पे आता है? तो ये चंदौली में आता है। अलीगढ़ ताला हो गया, बखीरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर पत्थर, नगीना ककड़ी और प्रतापगढ़ जो कि बहुत ही फेमस है, एशिया में फेमस है दोस्तों, प्रतापगढ़ के आंवले और हाथरस का हींग। तो ये यूपी से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट थे जो आपको पता रहने चाहिए। और बाकी अगर हम आगे चलते हैं तो मरचा चावल के बारे में हम लोगों को जानने की कोई ख़ास तो ज़रूरत नहीं दिख रही है। तो इसको बस अगर आप थोड़ा सा देख लीजिए कि मरचा चावल या मिर्चा चावल के दाने का आकार काली मिर्च के समान होता है, छोटे छोटे काली, इसलिए इसे मरचा चावल या मिर्चा चावल भी कहा जाता है। अनाज और गुच्छे में अपनी अनूठी सुगंध के कारण चावल सबसे अलग दिखता है, और मरचा चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्टता और सुगंधित चूरा यानी चावल के गुच्छे बनाने के गुणों के लिए जाना जाता है। तो ये बातें यहाँ पे हो गई। वहीं सुंदरजा आम जो है यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले के गोविंदगढ़ कस्बे में बहुतायत रूप में पाया जाता है। तो अगर इस आम के बारे में पूछा है तो बस आपको इतना याद रहना चाहिए कि यह फलों के राजा के आम की एक खास प्रजाति है। और कहाँ पर पाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से आपको एमपी में देखने को मिलेगा। तो इतना ही इम्पॉर्टेंट था इसमें। बाकी अगर और देख लेते हैं तो इसमें यहाँ पे सुंदरजा आम है। इसके बाद जो है कि अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश के कुछ और भी अन्य उत्पादों को जीआई टैग दिया गया, जैसे सीहोर का सरबती गेहूँ, सरबती चावल तो आपने खाए होंगे लेकिन ये सरबती गेहूँ है। मुरैना का गजक डिंडोरी की गोंड पेंटिंग, ग्वालियर का कारपेट,
उज्जैन की बाटिक प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट और बालाघाट की वारसियोनी की साड़ी, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि एमपी को भी लगभग जो जीआई टैग प्राप्त हुए वो कितने 19, और अभी मैंने आपको बताया कि यूपी को कितने प्राप्त हुए हैं, तो ये याद रखिएगा, संख्या भी पूछ सकता है 45, और पूरे भारत को कितने याद मतलब मिले हैं, तो ये भी आप देख लीजिएगा। और इस तरीके से ये वाले टॉपिक हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे जो देखिए इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस हम लोग करेंगे, जैसे कि लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल लैब ऑब्जर्वेटरी, जो लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया, यानी कि इसको लीगो इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना को मंजूरी मिली थी। ये 2-3 साल पहले यूपीएससी के करंट अफेयर्स में बहुत चर्चा में रहा था, आईएएस के पेपर के दौरान, और अब इसकी स्थापना को मंजूरी मिल गई है, इसलिए दोबारा चर्चा में आ गया है। तो समझते हैं इसको। केंद्र सरकार ने लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया लीगो इंडिया की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 अप्रैल 2023 को 2600 करोड़ रुपए की लागत से लीगो इंडिया की स्थापना किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया गया। तो कितने धनराशि इसके लिए दी गई? 2600 करोड़ रुपए। और लीगो इंडिया क्या है, तो इसको अभी हम लोग आगे समझ लेंगे। वैसे तो ये देखेंगे आपकी ऑब्जर्वेटरी है, तो कहीं ना कहीं साइंस डेवलपमेंट से संबंधित होगा। तो परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जारी एक बयान में कहा, ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन, सितारों और ब्लैक होल जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षी तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। तो किसकी बात हो रही है? ब्रह्मांड की बात हो रही है, न्यूट्रॉन तारों की बात हो रही है, ब्लैक होल्स की बात हो रही है। इन सभी के बारे में जो गुरुत्वाकर्षी तरंगे हैं, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और इन तरंगों को तलाशने और उनके स्रोत का पता लगाने के लिए कम से कम 3 वेधशालाओं की आवश्यकता होती है। 2 वेधशालाएं भारत में, मतलब पहले से ही अमेरिका में स्थित हैं। ऐसी तीसरी वेधशाला भारत बनाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति मार्च 2016 में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए, मैंने यही तो कहा, 2-3 साल पहले यानी 2019 के आसपास लीगो बहुत चर्चा में था। तो पहली चीज़ ये क्या बात आई सामने कि अमेरिका के साथ समझौता करके बनाया जा रहा है, और भारत अब जो है कि तीसरी ऐसी वेधशाला बनाएगा, इसलिए इसका नाम रखा गया लीगो। तो लीगो इंडिया का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसके निर्माण और संचालन में इस विभाग की 3 संस्थाएं और यूजीसी की स्वायत्त बॉडी की हिस्सेदारी रहेगी। परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है। तो 3 प्रश्न बनेंगे कि लीगो इंडिया कौन संचालित करेगा? परमाणु ऊर्जा विभाग। कहाँ पे बनेगी? है महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में। किस देश के साथ सहयोग हो रहा है इसमें? तो यूएसए के साथ हो रहा है। 2 ऑलरेडी यूएसए में और तीसरी भारत में बनेगी। ये दुनिया की तीसरी वेधशाला ऐसी होगी। अगला टॉपिक है हमारा स्पेस पॉलिसी, अर्थात कि अंतरिक्ष नीति 2023। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स की दुनिया में बढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ रहे हैं, तो वैसे ही हमारे लिए स्पेस भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कि उद्योग सेक्टर बनता जा रहा है। तो स्पेस की पूरी जानकारी होने के लिए स्पेस की पूरी एक पॉलिसी भी सरकार के द्वारा बनाई गई है। अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधारों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुरक्षा मामलों की समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान कर दी है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नीति को मंजूरी दे दी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या जानकारियाँ हमें मिलेंगी यहाँ पर, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगी। देखिए, इस वीडियो को आप लोग अगर 2 बार देख लोगे ना, इसीलिए मैंने कहा था कि बस कुछ दिनों का वेट करिए। जैसे ही करंट अफेयर्स आएगी, मैं आपको जल्दी से जल्दी चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ तैयार होने के बाद। और आपके पास इतना प्रॉपर समय रहेगा ना कि 20 दिन भी अगर हैं तो आराम से आप तैयार कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 3-4 क्लासेस बनेगी और आपका ख़त्म हो जाएगा करंट अफेयर। और इन्हीं से 20-25 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। और 500 क्वेश्चन की जो MCQ सीरीज़ लेकर आऊँगा, उससे तो बिल्कुल ही पूरे रट जाएंगे आपको क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम लोग। इस नीति के द्वारा रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्र को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाएगा। यानी अब यहाँ पे जो स्पेस है वो पर्सनल सेक्टर, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसके लिए भी ओपन किया जाएगा। अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सैन्य उपयोग, अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिस पर आगे भी सरकारी एजेंसियां ही कार्य करेंगी। कौन करेगा? सरकारी एजेंसियां ही। नई अंतरिक्ष नीति के लागू होने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो यानी कि प्राइवेट सेक्टर को जो है कि थोड़ा सा फोर्स किया जाएगा, यानी वो भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। इससे भारतीय कंपनियों को उपग्रहों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष पर्यटन के लिए यान बनाने के अवसर मिलेंगे, और निजी कंपनियां भी अपने अंतरिक्ष अभियान शुरू कर सकेंगी। और इससे क्या होगा? थोड़ा सा हमारी जो सरकार का बजट है वो भी थोड़ा सा बचेगा, क्योंकि जो काम सरकार को करना है वो प्राइवेट सेक्टर कर देगा। अंतरिक्ष नीति देश में पहली बार बनी है। कब बनी है? पहली बार। तो यानी ये पहली बार है 2023 की नीति, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी है। इससे पूर्व 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ सुधार शुरू किए गए थे।
तब सरकार ने अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थानों तथा स्टार्टअप के लिए खोला था। इसके लिए नई एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना भी की गई है, जिसके परिणाम अच्छे रहे हैं और अभी तक अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े 200 से अधिक स्टार्टअप एवं अन्य उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। तो कितने स्टार्टअप हो चुके हैं अब तक? 200 से अधिक। अभी इसरो का अधिकांश समय व्यापारिक महत्व के उपग्रह तैयार करने और उन्हें लॉन्च करने में बीतता है, जबकि नई नीति में यह कार्य निजी एजेंसियां जब करने लगेंगी तो इसरो नई अंतरिक्ष तकनीकों पर शोध कर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। यानी अभी तो केवल बस सैटेलाइट लॉन्च करने में ज़्यादातर समय चला जाता है, लेकिन और भी जो नई डेवलपमेंट हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी हो रही है, उस पर रिसर्च करने का उसे समय ही नहीं मिलता है। तो जब ये प्राइवेट सेक्टर ये वाला काम करने लगेंगे, लॉन्च का काम और जो है कि ये जो बनाए जाते हैं उपग्रह वगैरह, इनको बनाने का जब काम प्राइवेट सेक्टर करेगा तो इसरो के पास एक पर्याप्त समय मिलेगा ताकि वो नए नए रिसर्च कर सकेगा, शोध कर सकेगा, थीसिस बना सकेगा कि हाँ अंतरिक्ष में हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं। दूसरे, निजी क्षेत्र को मंजूरी देने से अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बाजार भी बढ़ेगा और उसका लाभ लोगों तक भी पहुंचेगा। मैकिन्सी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 500 अरब डॉलर के करीब रहा है। तो यानी धीरे धीरे ये आप देखेंगे कि अंतरिक्ष इकोनॉमी भी काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ कर रही है और यह 9 से 10% की गति से बढ़ रही है। लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी अभी बहुत ही कम है, केवल 2% है। तो भारत को भी अपना योगदान बढ़ाना है। इसरो के जो प्रमुख हैं, इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने कहा, इस नीति से अगले कुछ वर्षों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 10% तक पहुंच जाएगी। पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी मैसर्स स्काई रूट ने सब ऑर्बिट रॉकेट विक्रम-1 का प्रक्षेपण किया। एक निजी कंपनी अग्निकूल ने लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया। इससे पूर्व केंद्र ने 2019 में इसरो से जुड़े कार्य के लिए एक सार्वजनिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना की, जो इसरो की व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। तो जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, यह इसरो का ही एक व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य करता है। तो आइए अब हम लोग अगले टॉपिक को देखते हैं। हिमाचल की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक कहा गया है। भारत का जीआई टैग नहीं, बल्कि यूरोपीय। तो देखते हैं हम लोग इसको। यूरोपीय आयोग यानी जो यूरोपीय यूनियन आप लोग पढ़ते हैं, उसी की एक संस्था है यूरोपीय आयोग। भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक पीजीआई प्रदान किया गया है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। तो आपसे यह प्रश्न बन सकता है कि अभी हाल ही में यूरोपीय आयोग के द्वारा भारत के किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया यूरोपीय आयोग द्वारा? तो ये पता रहना चाहिए आपको। यूरोपीय आयोग ने 22 मार्च 2023 को पीजीआई देने की अधिसूचना जारी की, जो 11 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। कांगड़ा चाय के लिए पीजीआई का अनुदान ऐसे समय में आया है जब यूरोपीय आयोग बासमती चावल को समान दर्जा देने से पीछे हट रहा है। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की एक चाय है, जो 19वीं शताब्दी के मध्य से कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में, और भी कोई जानकारी अगर है तो बिल्कुल। कांगड़ा चाय को वैसे हमारे भारत में 2005 में ही भौगोलिक संकेतक के रूप में दर्जा दिया जा चुका था हिमाचल के लिए। और एक भौगोलिक संकेत जीआई टैग उन उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक संकेत होता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण ही उनकी गुणवत्ता और प्रतिष्ठा बनी रहती है। जैसे बनारसी पान का एक गाना भी था, अमिताभ बच्चन ने गाया था कि खाई के पान बनारस वाला। तो इसमें एक इंडिकेट किया जा रहा है कि जो पान हम खाते हैं पूरे भारत में, लेकिन उसमें भी जो सबसे विशिष्ट पान है वो कहाँ का होता है? बनारसी पान। तो इस प्रकार के जो जीआई टैग दिए जाते हैं तो वहाँ के प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ जाती है इससे, और उनकी मार्केटिंग भी वैल्यू बढ़ जाती है। दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेत प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद था, जो 2004 में इसे मशहूर बेवरेज को पहचान मिली इससे। और यूरोपीय आयोग यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है। जो मैंने आपको बताया, यूरोपीय यूनियन जो हम पढ़ते हैं वो जो है कि यूरोपीय आयोग इसी का एक हिस्सा है। अब देखते हैं हम लोग एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का टॉपिक। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश हो जाएगा। सौर उत्पादक का मतलब क्या होता है? जो सन की जो आपकी लाइट आती है, यानी कि सूर्य की रोशनी आती है, इससे कैसे करके आप जो है कि प्रोडक्शन कर रहे हैं एनर्जी का, और आप कैसे करके कार्बन को कम कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके बहुत चर्चा में रहता है ये टॉपिक।
तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अप्रैल 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है। कब तक बन जाएगा? 2026 तक। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट होने की संभावना है। तो ऐसे में हम और भी प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से ये जो टारगेट है हमारा कंप्लीट हो जाए। क्षमता में इस वृद्धि से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय सौर मिशन, ये राष्ट्रीय सौर मिशन कब शुरू हुआ था? इनके जैसे जो नवीकरणीय ऊर्जा और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी पहलों पर सरकार के ध्यान के कारण भारत के सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिल रहा है। सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियां और योजनाएं भी शुरू की हैं, जैसे उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन यानी कि पीएलआई, जो कि आपके एमएसएमई से मुख्य रूप से जुड़ी हुई योजना है। तो पीएलआई योजना, इस योजना के तहत सरकार ने सौर पीवी खंड के लिए 4500 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया है, जिससे 10 गीगावाट का विनिर्माण क्षमता सृजित होने की उम्मीद है। आगे देखते हैं, अन्य भारतीय कंपनियां भी विनिर्माण में निवेश कर रही हैं। उदाहरण के लिए जैसे अडानी सोलर ने गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की। टाटा पावर सोलर की बेंगलोर की 1.1 गीगावाट क्षमता वाली एक विनिर्माण इकाई, जबकि वारी एनर्जी की महाराष्ट्र और गुजरात की 3 सुविधाओं में फैली 2 गीगावाट की क्षमता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से जो प्रश्न बनेगा तो यह पूछा जा सकता है कि सौर उत्पादक यानी कि सौर एनर्जी पैदा करने में भारत सेकंड स्थान पे कब तक आ जाएगा? तो 2026 तक आ जाएगा। तो ये आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ईयर आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत को यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स ड्रग्स और यूएन एचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य के रूप में चुना गया है। तो यूएन सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक्स ड्रग्स और यूएन एचआईवी कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया भारत को। तो पढ़ते हैं इसको। भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के सांख्यिकी आयोग, नारकोटिक ड्रग्स और संयुक्त राष्ट्र एचआईवी एड्स कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की बढ़ती उपस्थिति का संकेत है। यानी भारत की एक महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर रहती है, इसलिए जो है कि भारत को ऐसा बनाया, मतलब सदस्य के रूप में चुना गया। इसका निर्णय 6 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद, जिसको इकोसॉक में आयोजित एक बैठक के दौरान मतदान में किया गया। यानी दुनिया के समस्त देशों ने कहा कि भारत को इसका सदस्य बनना चाहिए। तो ये हमारी एक बढ़ती प्रभुसत्ता और बढ़ती जो क्षमता है देश की दुनिया में, उसका एक प्रतीक भी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस उपलब्धि का श्रेय सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी के भारत की विशेषज्ञता को दिया है। साथ ही साथ सांख्यिकी आयोग ने भारत की सदस्यता 4 वर्ष की होगी। सांख्यिकी आयोग में जो भारत की सदस्यता होगी वो 4 वर्ष की होगी, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 से होगी। तो एक यह भी प्रश्न बन सकता है कि भारत इसकी सदस्यता कब से शुरू करेगा? तो 1 जनवरी 2024 और 4 वर्ष तक रहेगा, अर्थात 1 जनवरी 2028 तक ये पूरी तरीके से रहेगा। तो आगे देख लेते हैं और भी चीज़ें इसके बारे में अगर होती हैं तो, जैसे मादक पदार्थ रोकथाम आयोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू किए जाने की निगरानी करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड एचआईवी एड्स की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारत, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के साथ एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी से 2 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पहले दौर के मतदान में दक्षिण कोरिया को 23 मत मिले, जबकि चीन और संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः 19 और 15 मत मिले। दूसरे दौर में चीन और दक्षिण कोरिया में से प्रत्येक को 25-25 वोट मिले, जिसके परिणामस्वरूप बराबरी हो गई और परिषद की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार गुप्त मतदान के 2 अनिर्णायक दौरों के बाद लॉटरी के माध्यम से दक्षिण कोरिया को दूसरी सीट के लिए चुना गया। तो पहली सीट के लिए किसको चुना गया? पहली सीट के लिए आपके भारत को चुना गया है। तो आइए अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, इंडिया जस्टिस। अगला टॉपिक है आपका इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया रिपोर्ट, जो है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई। किसके द्वारा जारी की गई है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। यह इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है, तीसरा। इसे सबसे पहले 2019 में जारी किया गया, फिर 2020 में इसे जारी किया गया था और अब जो है कि 2022 की रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें IJR यानी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालय 1108 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 778 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहे थे। अधीनस्थ न्यायालयों की बात करेंगे तो यहाँ पर भी 24,631 न्यायाधीशों की जो स्वीकृत संख्या है उसकी तुलना में केवल 19,288 जो है कि न्यायाधीश थे।
उच्च न्यायालय के स्तर पर केस की उच्चतम औसत पेंडेंसी। अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के स्तर पे जो पेंडेंसी पड़ी हुई है वो उत्तर प्रदेश में 11.34 वर्ष में है, और उसके पश्चात पश्चिम बंगाल है 9 वर्ष के स्थान पे, ये दूसरे नंबर पे आता है। तो इसका मानना यह हुआ कि जितने भी केस पेंडिंग पड़े हुए हैं हाई कोर्ट में, उसको सॉल्व होते होते 11 साल लग जाएंगे उत्तर प्रदेश को निपटाते निपटाते। और सबसे कम औसत पेंडेंसी का है त्रिपुरा, यानी त्रिपुरा में जितने भी केस हैं वो 1 साल में निपट के ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कहना चाह रहे हैं ये लोग। और केस क्लियरेंस जो रेट है CCR, 1 वर्ष में कुल दर्ज किए गए मामलों में से निपटाए गए मामलों की संख्या के अनुपात को दर्शाता है। CCR का 100% से अधिक होना दर्शाता है कि लंबित मामलों की संख्या कम हो रही है धीरे धीरे। IGR के अनुसार 2018-19 के दौरान केवल 4 उच्च न्यायालयों का CCR 100 या उससे अधिक था। हालांकि 2022 में 100% या उससे अधिक CCR वाले उच्च न्यायालयों की संख्या 12 हो गई है, जिसमें कौन कौन से हैं आप देखेंगे कि शीर्ष स्थान पे केरल है 156%, ओडिशा 131, फिर तीसरे नंबर पे राजस्थान मतलब 65 और बॉम्बे 72, और उच्च न्यायालय CCR में यह सबसे कम दर पर है, मतलब यह दर सबसे कम है। और न्याय वितरण के मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाले 18 प्रमुख और मध्यम आकार के राज्यों में कर्नाटक पहले स्तर पे है और तमिलनाडु दूसरे पे है। तो ये कोई इतना खास नहीं है, बस यहाँ पे ये याद रखना है कि उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। और अगर हम बात करते हैं कि 1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम जो है कि पहले स्थान पे रहा है। तो इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी कि कोई प्रश्न ज़्यादा बन सके, तो इस पर ज़बरदस्ती फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अभी बहुत सारे आगे टॉपिक आपको मिलेंगे जिसमें आप कहोगे कि सर हम क्या छोड़ें क्या पकड़ें। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अब जो टॉपिक हम लोग रीड करेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको अभी से समझ लीजिए। इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया गया है। सबसे बड़ा और सबसे भारी रॉकेट इसरो ने 26 मार्च 2023 को भारत का सबसे बड़ा और भारी LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया गया? श्रीहरिकोटा के श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और यह रॉकेट अपने साथ ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड वन वेब समूह, कौन सा समूह? वन वेब समूह के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसरो ने इससे पहले वन वेब के 36 उपग्रहों को 23 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। वन वेब अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में 616 से अधिक उपग्रहों के समूहों को पूरा कर लेगा तो विश्व में ब्रॉडबैंड सेवाएं और भी बेहतर हो जाएंगी। इसकी यह सफलता देश के महत्वाकांक्षी पहले मानव युक्त यानी कि मानव इसमें भर के जाएगा गगनयान मिशन के लिए वैज्ञानिकों के उत्साह को और बढ़ा दिया है। इसरो ने इस लॉन्च के लिए जिस विशालकाय LVM-3 रॉकेट का प्रयोग किया, उसमें जो तकनीक प्रयोग की गई है वह गगनयान मिशन में भी प्रयोग की जानी है। अगर इसका रिजल्ट अच्छा मिला है तो नो डाउट गगनयान भी अच्छा ही रिजल्ट देगा। तो अभी से एक प्रश्न आपके लिए बन जाता है कि गगनयान मिशन जिसमें मानव युक्त होगा, कौन सा जो है कि प्रयोग किया जाएगा व्हीकल? तो LVM-3 रॉकेट जो है कि प्रयोग किया जाएगा। इस रॉकेट में S-200 मोटरों का प्रयोग किया गया है, जिसको हम लोग स्ट्रिप्स 200 बोलते हैं, जो गगनयान मिशन के लॉन्चर्स के समान है। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर में इसरो के अध्यक्ष ने कहा, इन S-200 मोटरों को जिस प्रकार डिज़ाइन किया गया है वह गगनयान के लिए क्या है, बिल्कुल ही सटीक बैठती है। और रॉकेट में और भी कई सुधार किए गए हैं जिनका लक्ष्य आगे के चरणों और प्रणालियों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन रेटेड बनाना है, मतलब कि मनुष्यों के लिए ईजिली हो सके। अगला बात करें तो इसमें जो है कि देखेंगे हम लोग कि 43.5 मीटर लंबा है, 643 टन वजनी LVM-3 श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से छोड़ा गया है। तो इसमें कोई इतनी खास बातें नहीं हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि UK स्थित वन वेब समूह कहाँ का है? ये आपके यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का वन वेब समूह है, जिसके 36 इंटरनेट उपग्रहों को उनकी सही कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। तो यूनाइटेड किंगडम के वन वेब समूह के थे। वहीं रॉकेट लॉन्च होने के 19 मिनट बाद ही उपग्रहों के अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। वनवेव ने सभी उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त होने की पुष्टि भी की और LVM-3 एक 3 स्टेज अंतरिक्ष पर जो प्रक्षेपण वाहन है, जो उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट यानी कि GTO जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी सामान्यतः जो दूरी होती है 36,000 किलोमीटर होती है, यहाँ लॉन्च करने के लिए संचालित किया जाता है। तो LVM जिसको हम लोग पहले GSLV बोलते थे, इसी का एक नया नामकरण कर दिया गया इसको। और अगर हम देखें
ये कितने चरणों वाला होता है? तो ये 3 चरणों वाला रॉकेट है, जिसका पहला चरण कैसा है? तरल ठोस होता है और इससे संचालित 2 स्ट्रैप ऑन मोटर होती हैं, और दूसरा चरण तरल ईंधन से संचालित होता है, और तीसरा चरण क्रायोजेनिक इंजन से संचालित होता है। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए कि मैंने एक ये छोटा सा रॉकेट बना दिया इस तरीके का, तो आप देखोगे इसका जो पहला स्टेज होता है ये आपका होता है ठोस का, ठीक है, यानी कि सॉलिड, और जो दूसरा ये चरण होता है सेकंड नंबर का, ये आपका होता है लिक्विड, और ये तीसरा जो पूरा चरण है ये वाला, ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। और इसमें ईंधन के रूप में क्या यूज होता है? तो तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि H2O वैसे तो जल होता है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ही इसमें ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। वन वेब के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का यह दूसरा मिशन है। और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है? इसरो की एक वाणिज्यिक संगठन। आगे देखते हैं, इसमें ब्रिटिश सरकार और भारत की भारतीय इंटरप्राइजेस, फ्रांस की यूटेलसेट, जापान के सॉफ्टबैंक, अमेरिका के ह्यूज नेटवर्क्स और दक्षिण कोरियाई डिफेंस कंपनी हनवा की हिस्सेदारी भी है। यह उपग्रह आधारित सेवा उपलब्ध कराने वाली संचार कंपनी है। इसका मुख्यालय कहाँ पे? लंदन में, वन वेब का। अगले पॉइंट पे देखते हैं, लद्दाख और मयूरभंज क्या है भाई? ये विश्व के महानतम स्थानों में शामिल हुए हैं। तो लद्दाख तो पता ही एक यूनियन टेरिटरी, और मयूरभंज किस ज़िले में, मतलब किस राज्य में आता है? तो ये क्यों चर्चा में? पढ़ते हैं। प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका जो कि टाइम है, इसने 2023 के लिए विश्व के महानतम स्थानों की एक वार्षिक सूची जारी की। 50 स्थानों वाली इस सूची में भारत के लद्दाख और ओडिशा के मयूरभंज जिले को शामिल किया गया है। हालांकि लद्दाख को 31वें स्थान पर और मयूरभंज को 32वें स्थान पर रखा गया है। विश्व के महानतम स्थानों की सूची को तैयार करने के लिए पत्रिका ने अपने नेटवर्क के जरिए रोमांचक अनुभव प्रदान करने वाले स्थानों के नाम मांगे थे, मतलब नामांकन मांगे थे। तो जिसमें लद्दाख और मयूरभंज इन दोनों को ही भारत की तरफ से शामिल किया गया। टाइम की वरिष्ठ संपादक एम्मा बार्कर बानोमो के अनुसार इस सूची में शामिल कई स्थानों पर पर्यावरणीय प्रभाव के कारण पर्यटक सीमित यात्रा कर सकते हैं। कुछ स्थान अपनी प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा के लिए अधिक अस्थायी पर्यटन प्रथाओं को लागू कर रहे हैं। मयूरभंज के बारे में बात करते हुए पत्रिका ने कहा, यह अत्यधिक दुर्लभ काले बाघ को देखने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से तैयार होती है कि मयूरभंज में काले बाघ देखने को मिलते हैं और दुनिया में ये कहीं भी नहीं देखने को मिलते हैं। टाइम ने लद्दाख के पहले गांव का उल्लेख किया जिसे भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व नामित किया गया है। लद्दाख आश्चर्यजनक अल्पाइन परिदृश्य और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के लिए टाइम की सूची में शामिल किया गया। टाइम पत्रिका ने नवंबर 2022 में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के फिर से खुलने का उल्लेख है, और यह उद्यान एशियाई हाथियों, दुर्लभ काले बाघों, रॉयल बंगाल टाइगर सहित अन्य स्तनधारियों की 40 से अधिक प्रजातियों का घर है। साथ ही यहाँ के प्राचीन मंदिर भी दुनिया के सबसे मनोरम स्थल है। तो आप देख सकते हो कि मयूरभंज में क्या देखने को मिलता है? काले शेर देखने को मिलते हैं। तो अगर काले शेर देखने तो कहाँ जाएंगे आप? ओडिशा के मयूरभंज में। तो ये जो है कि आप देखोगे कि टाइम की पत्रिका जो सूची है उसमें विश्व के 5 शीर्ष स्थल, तो 5 तो छोड़ दीजिए, केवल पहला याद रख लीजिए कि टम्पा आता है आपका अमेरिका में। बाकी आपको याद रखना अपने भारत का 31 नंबर पे लद्दाख है और 32 नंबर पे है मयूरभंज ओडिशा का। तो बस इतना ही याद रखना है। और आगे भी चलते हैं अब हम लोग। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप, क्या लिखा है ये? ILMT का उद्घाटन किया जा रहा है। तो समझते हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, और भी 2-4 पद ले लेते तो ज़्यादा सही रहता क्योंकि कम विभाग मिले ना दोस्तों, ने 21 मार्च 2023 को उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, का उद्घाटन किया। तो उत्तराखंड के कहाँ पे? देवस्थल में। आगे पढ़ते हैं अगले पॉइंट को। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ने घोषणा की कि विश्व स्तरीय 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप अब सुदूर और गहन आकाशीय अंतरिक्ष का पता लगाने के लिए तैयार है। मई 2022 के दूसरे सप्ताह में अपना पहला प्रकाश प्राप्त किया इसने, और यह दूरदर्शी यानी कि टेलीस्कोप भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान जो आपके AIRES उत्तराखंड भारत के नैनीताल जिले में देवस्थल स्थित वेधशाला परिसर में 2450 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। तो ये देवस्थल है कहाँ पे? नैनीताल जिले में। तो ये भी आपको याद रख लेना, जिले का नाम अगर हम बात करें। और यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ ये उतना खास नहीं है। आगे देख लेते हैं।
इतना देखिए इसको, इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप 4 मीटर व्यास का घूमने वाला दर्पण है। इसे मुख्यतः खगोलीय प्रेक्षणों के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये 4 मीटर व्यास है। ये पूरा का पूरा एक ऐसे सर्कल होगा जिसकी दूरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 4 मीटर है। और यह टेलीस्कोप गहरे आकाशीय आकाश, क्षुद्र ग्रहों से लेकर सुपरनोवा और अंतरिक्ष मलबे तक की वस्तुओं का वर्गीकरण करेगा। जो मलबे होते हैं वो अलग करेगा, यानी उनकी एक लिस्ट बनाएगा। और टेलीस्कोप में प्रकाश को एकत्र करने केंद्रित करने के लिए तरल पारे की एक पतली परत से बना 4 मीटर व्यास का घूमने वाला दर्पण लगा है। तो क्या इसमें डाला जाता है? लिक्विड पारा डाला जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। हालांकि आपको पता होगा कि शिंजो आबे की अभी पिछले ही वर्ष हत्या कर दी गई है। उनकी आकस्मिक रूप से किसी एक जगह पब्लिक प्लेस पे बयान देते समय मृत्यु हो गई। तो अब उसके बाद जो नए बने फूमियो किशिडा जापान के प्रधानमंत्री, उनको जो मोदी जी गोलगप्पे खिला रहे थे, आपने उनकी वीडियो को भी देखा होगा। तो देखते हैं कि क्या है गोलगप्पों का कहानी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा अक्टूबर 2021 में जापान के प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली विदेश यात्रा पर 19 से 20 मार्च 2023 को भारत आए। देखिए दोस्तों, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि किसी देश का नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जिस देश में पहली यात्रा करता है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी जापान के अगर प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली विदेश यात्रा भारत की है तो ये भारत के लिए एक अच्छे संकेत हैं कि भारत और जापान के रिश्ते और भी मजबूत होंगे। यहाँ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लिया। तो कौन से नंबर का था ये? 14वें नंबर का था। और आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जापानी समकक्ष फूमियो किशिडा ने 20 मार्च को भारत जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया। कहा कि यह शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच वार्षिक शिखर वार्ता के दौरान 2 समझौतों पर भी हस्ताक्षर हुए। कितने समझौतों पर? 2 समझौतों पर। आइए समझते हैं कहाँ पर हुई थी इनकी मीटिंग। तो हैदराबाद हाउस में दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत जापान द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य व डिजिटल साझेदारी पर विचारों का आदान प्रदान भी किया गया। शिखर बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कानून के सम्मान पर आधारित है। तो भारत और जापान के संबंध वाकई बहुत ही मजबूत हैं अभी भी, और रहने भी चाहिए आगे। इस साझेदारी को मजबूत बनाना दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है इससे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि सेमीकंडक्टर और अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों में विश्वस्त आपूर्ति श्रृंखला के महत्व पर भी दोनों नेताओं के बीच सार्थक वार्ता हुई। हालांकि आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है, नीति लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो कौन है? भारत का गुजरात है। जो आप लोग मोबाइल की डिस्प्ले देखते हैं वो सेमीकंडक्टर के रूप में जानी जाती है। जब इसके बनने की शुरू हो जाएगी यहाँ पे काम, तो आपके मोबाइल गैजेट्स भी सस्ते हो जाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग कि पिछले साल भारत में 5 लाख करोड़ येन यानी कि 3,20,000 करोड़ रुपए के निवेश के जापान के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए मोदी जी ने कहा कि यह संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। यानी कि लगातार जापान के द्वारा क्या किया जा रहा है? हमारे भारत में निवेश किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत जापान औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी की स्थापना का भी उल्लेख किया है। मोदी ने कहा, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजनाओं पर भी हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है, बुलेट प्रोजेक्ट का, इसमें जापान के द्वारा ही जो है कि बहुत ही कम पैसों पर जो है कि ऋण दिया गया है भारत को। भारत और जापान वर्ष 2023 के को टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में मना रहे हैं। कौन से वर्ष के रूप में मना रहे हैं? तो टूरिज्म एक्सचेंज वर्ष के रूप में। इसके लिए दोनों देशों ने कनेक्टिंग हिमालयाज विद माउंट फूजी नाम की थीम चुनी, यानी हिमालय और वहाँ पे माउंट फूजी जो है कि, तो इन दोनों की थीम को कनेक्ट किया गया है। शिखर वार्ता के दौरान हुए 2 समझौतों में से समझिएगा ये 2 समझौते कौन कौन से थे। एक था मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए ऋण की चौथी किस्त को लेकर है, यानी अब चौथी किस्त भी मांगी जा रही है कि जापान चौथी किस्त भी दे दे। इसके लिए जापान इंटरनेशनल को ऑपरेशन एजेंसी 100 अरब येन का कर्ज प्रदान करेगा, जो करीब 18,000 करोड़ रुपए होता है, और इससे जुड़े दस्तावेजों का दोनों पक्षों में आदान प्रदान भी हुआ। आगे देखते हैं, 2017 में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण शुरू हुआ, जिसके लिए 80% राशि JICA द्वारा सस्ते ऋण के रूप में प्रदान की गई थी जापान के द्वारा। दूसरा समझौता था जापानी भाषा सीखने को लेकर। तो 2 समझौते जो हुए, एक तो भाषा सीखने के लिए और दूसरा हुआ मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। हालांकि यह समझौता 2017 में हुआ था, अभी इसका नवीनीकरण किया गया है।
भारत जापान के बीच मजबूत आर्थिक संबंध है। वित्त वर्ष 2021-22 में दोनों देशों के बीच लगभग 20.57 अरब डॉलर का व्यापार भी हुआ, जो कि एक रिकॉर्ड है। अब अगला टॉपिक है यहाँ पे, असम का चराई देव मैदान यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल हुआ है और अभी हाल ही में असम के गमोचा को भी जीआई टैग दिया गया था। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में घोषणा की कि केंद्र सरकार ने असम के चराई देव मैदान को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित करने का प्रस्ताव यूनेस्को को भेजा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में केवल नाम भेजा गया है, किसके द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, कि भाई असम के चराई देव मैदान जो है इसको भी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने इसके बारे में 16 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने चराई देव मैदान को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल कराने के लिए यूनेस्को का एक प्रस्ताव भेजा गया। टेंटेटिव लिस्ट को कभी भी फाइनल लिस्ट नहीं माना जाता है। इसमें 5-6 नाम दिए गए हैं, उसमें से जो भी एक फाइनल होगा तो उसे हम फाइनल लिस्ट के रूप में जानते हैं, या हो सकता है कि ये लिस्ट में आए ही ना, तो अलग अलग होता है। चराई देव मैदान को भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में 52 साइटों में स्थान दिया गया है। अगर असम की साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना जाता है तो सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यह उत्तर पूर्व भारत की पहली साइट होगी, यानी नॉर्थ ईस्ट की साइट ये पहली होगी। असम का यह चराई देव मैदान असम के पुराने राजवंश अहोम साम्राज्य से संबंधित है, और आपने पढ़ा भी होगा कि एक अहोम विद्रोह हुआ था अंग्रेजी शासन के दौरान, जो 1828 में हुआ था गोमधर कुंवर जी के नेतृत्व में। इसकी स्थापना चाओ लुंग सिउकाफा ने 1253 में की थी। इसे असम के पिरामिड के रूप में भी जाना जाता है। यह ऐतिहासिक स्थल शिव सागर शहर से लगभग 28 किलोमीटर दूर स्थित है। चराई देव को अहोम राजवंश के टीले वाली दफन प्रणाली के रूप में जाना जाता है। चराई देव मैदान अहोम सम्राट की कब्रगाह थी। अहोम समुदाय के लिए एक विशिष्ट पवित्र स्थान भी यह रहा है। तो आगे देख लेते हैं, और इसमें कुछ खास नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, अगला टॉपिक है मतलब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा। अभी हमने जापान के प्रधानमंत्री की देखी, अब हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ध्यान दीजिएगा दोनों के प्रधानमंत्री याद रखिएगा, जापान का तो खासकर, ने 8 से 11 मार्च 2023 के बीच भारत की राजकीय यात्रा की। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अल्बनीज तथा भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 मार्च 2023 को प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार था जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है 2023 में। नेताओं के स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह पहला वार्षिक शिखर सम्मेलन था, जबकि हम लोगों ने पढ़ा जापान का, तो कौन सा था, 14वां शिखर सम्मेलन था। देखते हैं, मार्च 2022 में दूसरे वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके परिणामस्वरूप शिखर सम्मेलन तंत्र की एक स्थापना हुई और प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन पर संयुक्त बयान जारी किया गया। दोनों देशों के बीच ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर भी किए गए। इसके तहत दोनों देशों के निजी, अर्ध सरकारी और सरकारी संस्थान एक साथ फिल्मों का निर्माण करने के लिए अनुबंध करते हैं, यानी कि अब दोनों ही देश मिलकर एक साथ फिल्म भी बनाएंगे और खेलों में सहयोग पर भी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला पॉइंट है इसमें कि दोनों पक्षों ने सौर पर एक कार्यबल की स्थापना पर सहमति व्यक्त की है। सौर कार्यबल जिसे हम कहेंगे, नवाचार में आगे सहयोग के लिए भारत में अटल इनोवेशन मिशन AIM और राष्ट्रमंडल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संगठन के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर भी किए हैं। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर सीरीज के चौथे मैच के पहले दिन का खेल देखा, यानी कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज किन देशों के बीच होती है, तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होती है। अगला पॉइंट है इसमें, गुजरात में प्रवास के दौरान ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने डिकिन विश्वविद्यालय की एक सभा में हिस्सा लिया था, जो भारत में एक विदेशी परिसर खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। तो ध्यान दीजिएगा कि भारत में पहला विदेशी विश्वविद्यालय किस नाम से जाना जाएगा, डिकिन विश्वविद्यालय, और यह गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर में स्थापित हो। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाएगा कि किस जगह खोला जाएगा, तो गांधीनगर गुजरात में। यह विश्वविद्यालय परिसर साइबर सुरक्षा और व्यापार विश्लेषणों में पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। वर्तमान यात्रा के दौरान पीएम अल्बनीज भारत के स्थानीय रूप से निर्मित विमानवाहक पोत INS विक्रांत का दौरा करने वाले पहले विदेशी नेता बने। तो यह भी एक महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, INS विक्रांत का दौरा भी इन्होंने ही किया है। और अगर हम देखते हैं कि INS विक्रांत का दौरा करते हुए अल्बनीज ने कहा, ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक शीर्ष सुरक्षा दावेदार है
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता, जिसे हम कहते हैं एक्टा, एक परिवर्तनकारी समझौता है जो व्यापार और निवेश में क्षमता के अगले स्तर को स्पष्ट करता है। दिसंबर 2022 में लागू एक्टा के अनुसार ऑस्ट्रेलिया से भारत को 85% से अधिक माल निर्यात अब टैरिफ मुक्त यानी कि शून्य है, वहीं भारत से ऑस्ट्रेलिया को 96% निर्यात टैरिफ मुक्त होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। आगे देख लेते हैं हम, और भी कुछ खास चीज़ें होंगी तो पढ़ते, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यात्रा के दौरान दोनों देशों ने छात्रों और पेशेवरों, जो मतलब पेशेवर लोग होते हैं, स्किल्ड होते हैं, उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक मोबिलिटी समझौते पर बातचीत के साथ आगे बढ़ने का निर्णय भी लिया है। और आगे देख लेते हैं हम लोग, इसमें और भी कोई पॉइंट है तो अब ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया का नवा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रहा है। तो अब हम लोग आज की क्लास को यहीं रोकते हैं और कल मिलेंगे हम लोग आपके साथ, इसी टॉपिक से आगे बढ़ेंगे घटनासार के साथ, और जल्दी ही मैं इसे कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। चाहे भले कोई और वीडियो आए ना आए, लेकिन आपकी ये करंट अफेयर्स की क्लास ज़रूर आएगी, रेगुलर आएगी, और मैं कोशिश करूंगा कि दोस्तों 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाए। तो आज तो पहला दिन था और थोड़ा थोड़ा चीज़ों को आपको समझना भी है। और देखिए, एक ही दिन में तो पूरी करंट अफेयर्स को नहीं ख़त्म कर सकते, 2 से 3 दिन लगेगा, ताकि आप भी आराम से इस चीज़ को पचा लीजिए, डाइजेस्ट कर सकें जितना आप लोग समझ पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।